इसका लेक्चर नंबर क्या है? अभी हमारा जो है ईपीआर और बेल्स इनइक्वालिटी ये कंप्लीट नहीं हुआ था, स्टिल हमने आज भी इसको ही स्टडी करना है। तो कल जो है मैंने जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद मैंने आपको क्वेश्चन निकाल के दिखाई थी इसकी बेल्स इनइक्वालिटी की, ठीक है। तो अब हमने एक और एग्जांपल जो है उसको स्टडी करना है कि जिसके अंदर बेल इनइक्वालिटी जो है उसको हम चेक करेंगे, ठीक है। कल भी आपको एलिस और बाब वाला मैंने एक्सपेरिमेंट जो है वो समझाया था। अच्छा, अब जो है हम ये कल जो जितना आपने चीज़ देखी थी वो सारी जो है सीन अंडर क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। वो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो थी चीज़ें उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने बेल्स इनइक्वालिटी जो है उसको देखा था। अब जो है वो कुछ बात हमें जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स पिक्चर की करनी पड़ेगी और हम एक क्वांटम मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट जो है उसको परफॉर्म करेंगे। यानी कि इससे पहले जो चार्ली ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो उसने क्लासिकल मैकेनिक्स की डोमेन में रहते हुए वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब वो एक और एक्सपेरिमेंट करेगा इसी बेल्स इनइक्वालिटी को देखने के लिए या ईपीआर को, लेकिन वो किस में होगा? वो क्वांटम डोमेन के अंदर होगा, ठीक है। तो नाउ अ क्वांटम mechanical experiment is performed। एक क्वांटम मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया जाएगा टू ऑब्जर्व बेल्स इनइक्वालिटी। बेल्स इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व करने के लिए अब आप इमेजिन करें कि हमारे पास सिस्टम भी जो है वो क्या है? वो क्वांटम मैकेनिकल है। अब चार्ली जो है वो प्रिपेयर करता है क्वांटम सिस्टम को ऑफ 2 क्यूबिट्स इन द स्टेट, 2 क्यूबिट्स की एक स्टेट बना देता है, ठीक है। चार्ली prepares a quantum system of 2 qubits, 2 क्यूबिट्स का सिस्टम जो है वो बनाता है। इन द स्टेट, जिसकी के स्टेट जो है वो आपको गिवन है साई इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1 0 डिवाइडेड बाई 2√। लास्ट लेक्चर तक मैंने को कितनी इक्वेशंस डिफाइन की थी? 7 तक की थी। इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 8 है। अब बॉब जो है वो पहली क्यूबिट जो है वो चार्ली जो है पहली क्यूबिट एलिस को देता है और सेकंड क्यूबिट बॉब को देता है, ठीक है। ही पासेस फर्स्ट क्यूबिट टू एलिस and second
क्यूबिट टू बॉब, और सेकंड क्यूबिट जो है वो बॉब को दे देता है। अब ये क्या करते हैं, जब इनको क्यूबिट्स मिल जाती हैं तो ये इसके बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनको परफॉर्म करते हैं, जिनके ज़रिए ये मेजरमेंट्स जो हैं उनको लेंगे। ठीक है, तो दे परफॉर्म मेजरमेंट्स, ये मेजरमेंट्स करेंगे ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेबल्स। अब यहाँ पर ये फॉलोइंग ऑब्जर्वेबल्स जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, वो क्या हैं कि Q इज़ इक्वल टू Z1, दैट इज़ इक्वल टू, और इसके साथ आ जाएगा S इज़ इक्वल टू माइनस Z1 माइनस X2 टू अंडर रूट। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 9 है। उसके बाद एक और ऑब्जर्वेबल है RX1, ये बराबर है T के मेजरमेंट Z2 माइनस X2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट। ये भी इधर Z2 आना। ये इक्वेशन नंबर 10 जो है ये आपके पास हो जाएगी। अब अगर आप इनकी एवरेज वैल्यूज़ निकालने, ये जो ऑब्जर्वेबल्स दिए हुए हैं आपके, ठीक है, तो विद सिंपल कैलकुलेशंस, अगर आप इसकी सिंपल कैलकुलेशन एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो ये एवरेज वैल्यू क्या आएगी, ये 1/2 अंडर रूट है इधर, ठीक है, इसके साथ भी 1/2 अंडर रूट है, तो इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 1/2 अंडर रूट की फॉर्म में ही निकल आएगी। ठीक है, शो दैट द एवरेज values for these observables, ये जो एवरेज वैल्यूज़ हैं इन ऑब्जर्वेबल्स के लिए, ये जो मैंने लिखे हैं इक्वेशन नंबर 10 के अंदर, रिटन इन क्वांटम मैकेनिकल नोटेशन, और अब देखें कि आपके पास जो मेजरमेंट्स थी पीछे वो क्या थी, QS RS RT QT, इनकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एवरेज वैल्यू निकल आएगी। वो मैं नहीं निकाल रहा यहाँ पर, ठीक है, ये आपने खुद निकाल लेनी है। तो ये मेरे पास आ जाएगा QS, ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन है, QS एवरेज, ये भी आपके पास आ जाएगी 1/2 अंडर रूट के। फिर आपके पास आ जाएगी RS एवरेज, ये भी आ जाएगी 1/2 अंडर रूट 2 के। फिर आएगी RT एवरेज, दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 1/2 अंडर रूट, और QT एवरेज, ये भी आपके पास 1/2 अंडर रूट के बराबर आ जाएगी, और इसमें आ जाएगा साथ माइनस का साइन। ये सारी एवरेज वैल्यूज़ जो हैं वो निकल आएंगी। आप एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे,
ये आपके पास कम्बिनेशन बने हुए हैं, कौन सा Q को S के साथ ले लेंगे, R को S के साथ ले लेंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपके पास ये सारी एवरेज वैल्यूज़ जो हैं वो निकल आएंगी, वो 1/√2 की फॉर्म में, या -1/2, एक लास्ट वाली QT जो है वो -1/2 की फॉर्म में निकली है। इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 11 है, ठीक है। लिहाजा अब आप के पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। देखिए क्लासिकल मैकेनिक्स में जब आपने काम किया था तो वहाँ पर यू हैव नॉट कैलकुलेटेड द एवरेज वैल्यूज़, उधर आपने प्रोबेबिलिटी के साथ वैल्यूज़ जो थी वो वहाँ पर कैलकुलेट की थी। यहाँ पर अब क्योंकि क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम आ गया तो फिर हमें वो उसकी एवरेज निकालनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार मेजरमेंट जो है वो रिपीट हो रही है, और बार बार मेजर रिपीट हो रही है, और वो अनसर्टन भी है। आप उसके साथ सर्टेनिटी के साथ प्रोडिक्ट नहीं करने सकते, इसलिए आपको फिर उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ती है। तो ये सारी हमारे पास एवरेज वैल्यूज़ जो हैं वो इन ऑब्जर्वेबल्स के लिए निकल आई। अब इन सब को जमा करके उसी तरह जैसे पीछे आपने किया था, ठीक है। QS एवरेज प्लस RS एवरेज प्लस RT एवरेज माइनस QT एवरेज, दैट इज़ इक्वल टू, ये सारी जमा करेंगे तो ये 2/√2 के बराबर आ जाएगी, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 11 आ गई। अब आप देखें कि जो आपने इक्वेशन नंबर देखी थी पीछे जो थी ये, जिसमें QS RS और RT की आपने क्लासिकली एवरेज वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी, तो वो तो किसके बराबर आ रही थी, लेस दैन इक्वल टू 2 की आ रही थी ना, तो ये वैल्यू तो एक्सीड कर रही है, ऐसे ही है ना। ये वैल्यू जो है उससे एक्सीड ऊपर जा रही है उससे ये वैल्यू। अगर ये वैल्यू से ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो वो मैंने इक्वेशन को क्या नाम दिया हुआ है आपके पास, वो जो 7, हाँ इक्वेशन नंबर 7, इफ वी सी बैक इक्वेशन 7, अगर हम इक्वेशन नंबर 7 को देखें तो दैट द एवरेज वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू है आपके पास ऑफ QS प्लस RS प्लस RT और माइनस QT, यही थी सारी ना वैल्यूज़। तो इन सब की एवरेज वैल्यू जो है वो तो लेस दैन इक्वल टू 2 थी, ठीक है जी। कैन नेवर एक्सीड्स, ये ज़्यादा नहीं आ रही थी उसके अंदर 2 से, वो आप इक्वेशन देख सकते हैं, लेस दैन इक्वल टू 2 के बराबर जो है वो आ रही थी। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये प्रोडिक्ट कर रही है कि दैट सम ऑफ एवरेजेस यील्ड 2/√2। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब आपने मेजरमेंट की है तो येट हेयर quantum mechanics predicts the sum of averages, जो सम ले रहे हैं आप यहाँ पर एवरेजेस का, वो आपको दे रहा है यील्ड्स
2/2। अब यहाँ पर जो है ये तो मसला पैदा हो गया चार्ली के एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है जी। चार्ली के एक्सपेरिमेंट में मसला ये हो गया कि क्लासिकल में वैल्यूज़ की कुछ और आ रही है और क्वांटम के अंदर उसकी वैल्यू जो है वो कुछ और आ रही है। क्लासिकल के अंदर उसकी वैल्यू लेस दैन इक्वल टू 2 है और क्वांटम में तो वो इक्वल टू 2, साथ √2 का निकाल लें तो वो 1.41 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वैल्यू तो 2 से ज़्यादा वैल्यू जो है वो आ रही है। अब ये एक पैराडॉक्स है। अब एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया गया फोटॉन्स को लेकर, जो कि पार्टिकल्स ऑफ लाइट हैं, और इनको चेक किया गया ये प्रेडिक्शन करने के लिए कि क्वांटम मैकेनिक्स और बेल इनइक्वालिटी जो है इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो जो क्लासिकल आपने बेल इनइक्वालिटी निकाली है वो तो इधर आके वायोलेट हो रही है, क्योंकि ये तो रिजल्ट ही कुछ और आ गया। अब एक और एक्सपेरिमेंट जो है वो इसके लिए करना पड़ेगा। तो अब ये एक पैराडॉक्स बन गया, मसला बन गया ना। अब इस मसले को के रिजल्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो अब इसके लिए एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया, इज परफॉर्म्ड यूजिंग फोटॉन्स, फोटॉन्स को लेते हुए, विच आर द पार्टिकल्स ऑफ लाइट, जो कि लाइट के पार्टिकल्स हैं। टू चेक द प्रेडिक्शन, to check the prediction, ये प्रेडिक्शन चेक करने के लिए अब प्रेडिक्शन कौन सी इक्वेशन की जो हमने लास्ट लिखी है उसको क्या नाम दिया था? हाँ 12 दिया था ना, 10 ऑफ इक्वेशन 12 of quantum mechanics versus Bell's inequality of equation 7। इक्वेशन 7 में ये आपने क्लासिकल बेल्स इनइक्वालिटी जो है उसको कैलकुलेट किया था। तो ये जो डिटेल्स हैं इन एक्सपेरिमेंट्स की आउटसाइड द स्कोप, उसमें आप ये देखेंगे कि जो रिजल्ट्स हैं वो फेवर कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिकल प्रेडिक्शंस को, क्योंकि जो बेल इनइक्वालिटी है दैट इज़ नॉट ओबेड बाय नेचर। ये नेचर का एक जो है वो पैराडॉक्स है, ठीक है। तो नेचर जो है वो इस चीज़ को, जो बेल्स इनइक्वालिटी है उसकी प्रेडिक्शन, यानी कि जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो बेल्स इनइक्वालिटी की जो प्रेडिक्शन है उसको फॉलो नहीं कर रही थी, वो फॉलो कर रही थी जो क्वांटम मैकेनिकल प्रेडिक्शन की गई थी, उसको जब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर किया गया, जो आपने क्लासिकल निकाल ली थी और जो आपने क्वांटम मैकेनिकल जो है वो निकाल ली थी। अब यहाँ पर जो, यानी कि जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को बयान करते हैं या किसी एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली हमें फ़िज़िकल लॉज जो हैं उनको लेकर वो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, और बाकी आपको अपनी कॉमन सेंस या लॉजिक यूज़ करनी पड़ती है उसको
एक्सप्लेन करने के लिए। तो जो ये कंपैरिजन था दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू दी नेचर्स स्कोप, नेचर के स्कोप में नहीं था आता ये, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रेडिक्शन और इसकी प्रेडिक्शन में फ़र्क आ रहा है और नेचर जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की प्रेडिक्शन जो है उसको फेवर कर रही है। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिटेल्स हैं इन एक्सपेरिमेंट्स की, द डिटेल्स ऑफ द experiments are outside the scope, ये outside हैं of nature। But the results are फेवरिंग, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो फेवर कर रहे हैं ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल प्रेडिक्शन। क्वांटम मैकेनिकल प्रेडिक्शन को फेवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जो इक्वेशन नंबर 7 है बेल इनइक्वालिटी की, दैट इज नॉट ओबेड बाय नेचर। ठीक है, इक्वेशन 7 ऑफ बेल्स इनइक्वालिटी is not obeyed by nature। नेचर नहीं इसको ओबे कर रही बेल इनइक्वालिटी को। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जी क्यों नहीं ओबे कर रही? इट मीन्स कि हमारे पास जो वन या मोर अजम्पशंस हैं जिसके अंदर हम डेरिवेशन करते हैं बेल्स इनइक्वालिटी की, वो कहीं से रॉन्ग है। आपने कोई अजम्पशन ली है पीछे बेल्स इनइक्वालिटी को ड्राइव करते हुए, ठीक है। तो अगर वो नेचर की प्रेडिक्शन के साथ नहीं मैच कर रही तो उसका मतलब है कि जब वो चार्ली ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर जो अजम्पशन उसने ली या जो सिस्टम उसने तैयार किया उस सिस्टम के अंदर कुछ इनकरेक्ट अजम्पशंस मौजूद थी। तो इसका मतलब है कि अब अगर वेरियस फॉर्म्स जो हैं इसकी चेक की जाएँ और एनालिसिस किया जाए तो डिफरेंट अजम्पशन जो हैं वो बेल इनइक्वालिटीज़ तक पहुंच सकती हैं। यानी कि आप और मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करें उन अजम्पशंस को निकाल कर, ठीक है, और नए अजम्पशंस लें, नए अजम्पशंस लेकर फिर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें क्वांटम मैकेनिकल रजीम के अंदर आकर, तो फिर शायद वो बेल इनइक्वालिटी तक जो है वो पहुंच जाए। लेकिन स्टिल यहाँ तक जो जितनी डिस्कशन की है उसमें बेल इनइक्वालिटी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स से तो प्रूव नहीं हो रही है। क्वांटम मैकेनिक्स में तो जब आप वो वाली अजम्पशन लगा कर निकालते हैं तो उसका तो रिज़ल्ट ही कुछ और आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अभी यहाँ तक जो डिस्कशन हुई है इसमें हमें ये पता चला कि ये तो कोई ब्रिज तो नहीं बना, ठीक है ना। बेसिकली बेल्स इनइक्वालिटी बेल ने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई थी कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में एक ब्रिज जो है उसको फॉर्म किया जाए। तो यहाँ तक तो ये कोई भी ब्रिज जो है वो फॉर्म नहीं हुआ। अब आप जो है अब देखें यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स जो हैं वो देखते हैं अजम्पशंस के हवाले से, उनको समराइज़ करते हैं, ठीक है। हेयर वी merely summarizes the main points।
अब इनमें जो पहले नंबर पर पॉइंट है कि देयर आर टू अजम्पशंस मेड इन प्रूफ ऑफ 2.225 इक्वेशन, यानी कि जो हमने हमारी इक्वेशन 7 है उसके अंदर वो क्वेश्चनेबल है। देयर आर टू assumptions in proof of equation 7, जब आपने इक्वेशन 7 निकाल लिया, which are questionable, जो कि क्वेश्चनेबल है। अब वो assumptions जो कि क्वेश्चन नंबर हैं, क्वेश्चनेबल हैं, अच्छा इसको यहाँ मानना के बल्कि हम आगे से इधर लेते हैं। ये पहला assumption मैं लिखने लगा हूँ इसको। जो assumption है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज पी क्यू पी आर पी एस पी टी हैव डेफिनेट वैल्यूज Q R S T which exist independent of the observation। हमने ये ली थी ना पिछले कि ये सारी जो है प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, ये assumption ली थी आपने, ठीक है। तो the assumption that the physical properties, कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास पी क्यू पी आर पी एस पी टी हैव डेफिनेट वैल्यूज़, इनकी जो है वो क्या है, डेफिनेट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। कौन कौन सी, Q R S और T, which exists independent of the observation। जो कि एग्जिस्ट करती हैं किस फॉर्म में, इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है दिस इज समटाइम्स नोन एज अजम्पशन ऑफ रियलिज्म, ठीक है। इस assumption को हम क्या कहते हैं, assumption ऑफ रियलिज्म। दिस इज समटाइम्स नोन एज assumption ऑफ रियलिज्म। इसको assumption ऑफ रियलिज्म का नाम देते हैं। अब सेकंड assumption ये है कि एलिस परफॉर्म करती है अपनी मेजरमेंट जो कि इन्फ्लुएंस नहीं करती रिजल्ट ऑफ बॉब्स मेजरमेंट को। दिस समटाइम्स नोन एज assumption ऑफ लोकेलिटी। ये भी आपने assumption ली थी कि उसके मेजरमेंट का दूसरे के ऊपर असर नहीं होता, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे नहीं होता। क्वांटम में तो दोनों के जब मेजरमेंट होती है तो असरअंदाज वो होते हैं। तो हमने जब बेल इनइक्वालिटी को कैलकुलेट किया तो ये वाले assumption लेकर हमने इसीलिए वो बेल इनइक्वालिटी जो है वो नेचर को सपोर्ट नहीं कर रही है कि आपने ये जो लिए हम assumptions ये क्वांटम मैकेनिक्स के साथ मैच नहीं कर रहे हैं उसके साथ। तो दूसरा assumption उसने ये लिया कि सेकंड जो था द assumption that the Alice, कि जो एलिस है परफॉर्मिंग हर मेजरमेंट्स
डज नॉट इन्फ्लुएंस, तो ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस नहीं करेगा द रिजल्ट ऑफ बाज मेजरमेंट, द रिजल्ट ऑफ बॉब्स मेजरमेंट। तो दिस इज sometimes known as assumption of locality। अब ये दोनों अजम्पशंस जो हैं, जो कि चार्ली ने यूज़ किए एक्सपेरिमेंट के अंदर, इन दोनों अजम्पशंस को अगर टुगेदर कर दें तो इनको कहते हैं अजम्पशंस ऑफ लोकल रियलिज्म। लोकलाइज्ड कर दी, ग्लोबल नहीं है, लोकल हो गया ना, ग्लोबल नहीं रहा। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो लोकल चीज़ों के साथ नहीं डील करती है, एक बार याद रखें, वो तो उसके अंदर तो सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो ये अजम्पशन जो थे ये क्लासिकल डोमेन के अंदर आ रहे थे और ये लोकल रियलिज़म को बता रहे थे। वो जितना आपको नज़र आ रहा है रियलिज़म, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप इनको टुगेदर कर दें इन अजम्पशंस को, तो आप कहेंगे कि ये अजम्पशन ऑफ लोकल रियलिज़म है, यानी कि उस एक लोकेलिटी के अंदर बंद हैं, वो उससे बाहर नहीं जा सकते, उस डोमेन से बाहर जो हैं वो नहीं जा रहे। तो दीज टू assumptions together are known as assumptions of local realism। तो इसका मतलब है कि सर्टनली जो प्लाजिबल अजम्पशंस हैं, यानी कि काबिल फ़हम, प्लाजिबल का मतलब होता है काबिल फ़हम। हाँ, हाँ वो तो रॉन्ग है ना, वो तो वो क्वांटम मैकेनिक्स तो नहीं उसको मानती। क्वांटम मैकेनिक्स तो कहती है कि आप, मैं उस तरफ देख रहा हूँ तो मुनीब इधर बैठा हुआ, बल्कि इधर क्या बैठा हुआ पता नहीं, हो सकता किसी दूसरी यूनिवर्स में भी बैठा हो। क्वांटम मैकेनिक्स इन चीज़ों को नहीं, वो कहता था कि मैं चीज़ देखूंगा तो उसका मैं तब, इसलिए उसने कहा था ना आइंस्टाइन ने कि जी गॉड डजंट प्ले डाइसिस, कि गॉड जो है वो डाइसिस नहीं प्ले करता, कि ऐसे वो लूडो के फेंक रहा है तो हर किस्म की प्रॉबिलिटी जो आ रही है। लेकिन मसला ये है कि जो वर्ल्ड है वो तो गॉड नहीं बनाया ना। अब गॉड ने अगर वर्ल्ड बनाया तो वो वर्ल्ड क्वांटम हो या क्लासिकल हो तो उसको ही पता है ना, आप उसके बारे में किस तरह प्रोटेक्शन कर सकते। जैसे आप वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का लफ्ज़ हो तो पहली आयत के अंदर ही पता, मैं आलमों का हूँ, खुदा हूँ, पता नहीं कितने आलम, हमें क्या पता, ठीक है, कितनी अब तो मल्टीवर्स और पता नहीं क्या क्या इस तरह की नई थ्योरीज जो हैं वो आ गई हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं इन चीज़ों को माने, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि हर चीज़ जो है वो पॉसिबल है। आप रात को जो आप ख्वाब देखते हैं ना, वो ख्वाब भी क्वांटम मैकेनिक्स के नज़दीक रियल होता है। वो कहते हैं कि वो वाला इवेंट अकर कर रहा होता है रियलिटी के अंदर। ये शायद मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, आपके दिल के अंदर से जो ख्यालात गुजर रहे हैं ना, वो भी एक्चुअली रियलिटी है, वो भी हो रहे होते हैं, वो ख्याल नहीं होता। अल्लाह ताला ने, मैं सूरह बकरा के अंदर, चाहे तुम्हें ज़्यादा पता होगा, अल्लाह ने ये कहा कि मैं ख्यालात का भी मुहासबा करूँगा। तो क्यों अल्लाह ताला करेगा ख्यालात का मुहासबा? अगर ख्यालात जो हैं वो अनरियल हैं,
तो फिर अल्लाह ताला को उन ख्यालात का मुहासबा कर। मसलन एक बंदा वो किसी के बारे में सोचता कि मैंने इसको कत्ल करना है, सोचा तो है ना उसने, तो क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि जब उसने सोच लिया कि मैंने कत्ल करना है तो वो उन पॉसिबल इवेंट्स के अंदर आ जाता है। आपने किसी के साथ बुराई करने के बारे में सोचा है तो वो उन इवेंट्स के अंदर वो इवेंट अक्कर कर गया वहाँ पर, ये बात है, ठीक है। तो आइंस्टाइन का तो वो सारा वो तो क्वांटम मैकेनिक्स, वो आइंस्टाइन जस्टिफाई नहीं था करता क्वांटम मैकेनिक्स, वो फेल हो गया था बिल्कुल टोटली। वो इन चीज़ों की उससे तो समझ आती नहीं थी ना, उसकी थ्योरी से। वो तो अपनी लेके बैठा हुआ था ना कि मेरी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है ये वायोलेट हो रही है। भाई क्वांटम एंटेंगल अगर दो पार्टिकल्स के दरमियान में हो रही है तो क्या वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा थी? भाई एकदम यानी कि एक पार्टिकल एक यूनिवर्स में पड़ा, दूसरा तो उसको फ़ौरन पता लग जाता है इसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। यानी कि एक की स्पिन अप है तो दूसरे की स्पिन डाउन, ये इतनी तेज़ी से किस तरह इंफॉर्मेशन जो है वो है। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड चीज़ें हैं ये सारी, ये नहीं है कि कोई ऐसे कोई ज़बानी कलामी ये बातें होती हैं, ये इस पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, ये प्रूव हुई हैं ये चीज़ें। ठीक होगी बात, समझ आ गई है ना? अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें तो आ गई, दोनों असम्पशंस आ गए लोकल रियलिज़म के अंदर। तो जो हमारे पास प्लाजिबल असम्पशंस हैं, प्लाजिबल का मतलब होता है काबिल फ़हम, जिनको आप समझ सकें। वो प्लाजिबल असम्पशन जो है कि किस तरह दुनिया काम करती है, ये हम कब हमें समझ आते हैं जब हम एवरीडे लाइफ के अंदर उसको फिट करके देखते हैं। आपको क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों ज़्यादा समझ आती है? इसी वजह से आती है कि आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, आप उसको एवरीडे लाइफ के साथ फिट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एवरीडे लाइफ के साथ फिट नहीं होती है। ठीक है, वो बंदा ये बात मानने को तैयार ही नहीं होता कि भाई एक ही टाइम पर ये सारे इतने काम हो रहे हैं। ठीक है, वो आपको समझ में नहीं आती कि ये इस तरह किस तरह इतनी ज़्यादा स्टेट्स जो हैं वो हो सकती हैं। तो फिर इसका मतलब है कि जो प्लाजिबल असम्पशंस हैं वो कौन से हैं? वो वही हैं जो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर आप ले रहे हैं। तो बेल्स इनइक्वालिटी जो हैं वो ये शो करती हैं कि एट लीस्ट वन ऑफ दीज असम्पशंस इज़ नॉट करेक्ट, कि इनमें से कोई एक असम्पशन जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, यानी कि एक असम्पशन करेक्ट है और एक असम्पशन जो है वो करेक्ट नहीं है। अच्छा, अब इस जगह के ऊपर आकर ये ब्रिज बनता है इसका क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। दोनों असम्पशंस नहीं, दोनों में से एक असम्पशन जो है, तो फिर इसका मतलब है कि वो बेल इनइक्वालिटी जो है वो कहीं बीच में से एक कोई ऐसा असम्पशन भी फॉलो कर रही है कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के साथ मैच करता है। ठीक है, तो yet the Bell's inequality कि जो बेल की इनक्वालिटीज हैं शो दैट एट लीस्ट वन ऑफ दीज assumptions, इनमें से कोई एक assumption जो है, वन ऑफ दीज assumptions इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है, लेकिन कोई एक इसमें करेक्ट ज़रूर है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के साथ मैच करता है। अब आप यहाँ पर व्हाट वी लर्न फ्रॉम बेल्स इनइक्वालिटी, हमें अभी तक क्या समझ आई कि हमने जो बेल्स इनइक्वालिटी है उससे क्या सीखा है। तो जो फिजिसिस्ट हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर ये लेसन है वो ये है कि जो आपके पास कॉमन सेंस की इंट्यूशंस हैं अबाउट द वर्ल्ड, मैंने कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो इंट्यूशंस आप या जो रीज़न्स आप देखते हैं वो रॉन्ग हैं। ठीक है, और वर्ल्ड इज़ जो है वो नॉट लोकली रियलिस्टिक है। ठीक है, यानी कि आप वर्ल्ड को लोकलाइज नहीं कर सकते हैं।
मतलब आप एक ही वो क्लासिकल डोमेन के अंदर रह कर आप सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें उस लोकलाइजेशन में से, उस रियलिज़म में से बाहर निकलना पड़ता है। तो बेल्स की जब उसने कहा गया कि उनमें से एक एजम्पशन करेक्ट है और एक एजम्पशन करेक्ट नहीं है, इसका मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लासिकल वर्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसमें से कोई ऐसे हैं कि जो वर्ड है वो लोकली रियलिस्टिक नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू बेल्स इन इक्वालिटी, तो बेल्स इन इक्वालिटी के मुताबिक द वर्ड is not locally realistic, ये लोकली रियलिस्टिक नहीं है। अब यहाँ पर ज़्यादातर फिजिसिस्ट जो हैं वो ये पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि जो अजम्पशन ऑफ रियलिज़म है उसको ज़रूरत है कि उसको ड्रॉप कर दिया जाए फ्रॉम वर्ल्ड व्यू इन क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि जो रियलिज़म वाला अजम्पशन है ना, हम उसको ड्रॉप कर दें क्वांटम मैकेनिक्स के। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कौन सा वो रियलिज़म वाला अजम्पशन जो है वो लगेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो बेल इनइक्वालिटी है टुगेदर विद सब्सटेंशियल जो आपके पास एविडेंस है इन पॉइंट्स की, जिनसे आप इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो लोकेलिटी और रियलिज़म है इन दोनों को अगर हम ड्रॉप कर दें तो हम फिर डेवलप करेंगे गुड इंस्टीट्यूशन या एक अच्छी रीजनिंग डेवलप कर लेंगे अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि अगर आप दोनों ही ड्रॉप कर दें, दोनों जो इसके हैं वो किस में आते हैं, लोकल रियलिज़म के अंदर आते हैं। एक लोकेलिटी का है, एक रियलिज़म का है। तो फिजिसिस्ट जो थे बाद में मसलन जिनके अंदर मैक्स बॉर्न था और बोहर थे, वो ये कहते थे कि ये दोनों ही असम्पशन जो है ना बेल इनइक्वालिटी के, ये ठीक नहीं है। अगर आपने क्वांटम डोमेन के अंदर जाके काम करना है तो आप इन दोनों को पीछे कर दें, क्योंकि ना तो लोकेलिटी होती है और ना ही रियलिज़म होता है। ठीक है, इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो है वो बहरहाल नहीं होती। तो अगर आपने क्वांटम मैकेनिक्स को अंडरस्टैंड करना है, क्वांटम मैकेनिक्स को समझना है, तो फिर ये दोनों असम्पशंस जो हैं उनको ड्रॉप कर दो। तो ज़्यादा जो फिजिसिस्ट थे उनका ये ख्याल था। अब क्वांटम कंप्यूटेशन और क्वांटम इंफॉर्मेशन जो है उसमें हमने क्या, हमारे पास लर्निंग आ रही है इस बेल इनइक्वालिटी से। हमारा बेसिक टास्क क्या है यहाँ पर, हम तो क्वांटम कंप्यूटेशन और क्वांटम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि बेसिकली क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं कि हमने कंप्यूटर बनाना है क्वांटम। तो उसके लिए हमें बेल इनइक्वालिटी जो है उससे क्या चीज़ जो है उसकी समझ जो है वो आ रही है। तो अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जो ज़्यादा यूज़फुल यहाँ पर रिज़ल्ट निकलता है वो ये है कि जो एंटेंगल स्टेट्स हैं जैसे कि EPR स्टेट्स हैं, तो इसके अंदर आप क्वांटम यानी कि इंटेंगल स्टेट्स की फॉर्म में आप क्वांटम इंफॉर्मेशन या क्वांटम कंप्यूटिंग जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि बेल्स इनइक्वालिटी को जितनी डिस्कशन की गई और EPR की जो की गई, इवन कि वो उन्होंने तो क्लासिकल डोमेन में रहकर इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था, लेकिन इनके जो रिज़ल्ट्स आए थे उससे ये पता चल रहा था कि पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड होते हैं। यानी कि इंटेंगलमेंट होती है और वो इंटेंगलमेंट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाती है। तो यहाँ पर जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट is the entangled states like EPR states.
जैसे कि आइंस्टाइन ने ईपीआर स्टेट्स का जिक्र किया था। अब बहुत ज़्यादा जो माइलेज है क्वांटम कंप्यूटेशन और क्वांटम इंफॉर्मेशन के अंदर, वहाँ पर वो सिर्फ इसके ऊपर डिस्कस किया जाता है कि व्हाट इज़ इंटेंगलमेंट एंड हाउ इंटेंगलमेंट वर्क्स, और किस तरह हम इंटेंगलमेंट के जो आगे से एप्लीकेशंस हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि ये बेल इनइक्वालिटी का असल में जो कंक्लूजन है वो क्या है, वो इंटेंगलमेंट है कि इंटेंगलमेंट जो है वो क्या होती है। अब इंटेंगलमेंट जो है उसके अंदर हमारे पास इंटेंगलमेंट की प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अब उसमें प्रॉपर्टीज़ के अंदर इंटेंगल, यानी कि जब हम इंटेंगलमेंट की बात करते हैं तो इंटेंगलमेंट के अंदर ही आपके पास जो है वो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी आती है, इंटेंगलमेंट के अंदर ही आपके पास सुपर डेंस कोडिंग आती है, इंटेंगलमेंट के अंदर ही आपके पास जो है वो क्वांटम टेलीपोर्टेशन आती है। ये सारे फिनोमेना जो हैं ये इंटेंगलमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है जी, तो द एप्लीकेशंस ऑफ entanglement are quantum क्रिप्टोग्राफी, इसमें क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भी आ जाती है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन, एंड सुपर डेंस कोडिंग। इनमें से क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और टेलीपोर्टेशन तो हम पढ़ेंगे, बल्कि टेलीपोर्टेशन तो मैंने थोड़ी सी आपको पढ़ाई भी थी उसके अंदर डेंसिटी ऑपरेटर में। तो इसका मतलब है कि अब ये जो बिगर पिक्चर है इस बेल्स इनइक्वालिटी की, वो आपको कहाँ तक लेके जाती है, वो इस बिगर फिनोमेना तक लेके जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटम इंटेंगलमेंट। ठीक है, द बिगर picture is that Bell's inequality, कि ये जो Bell's inequality है teaches us that entanglement, कि जो इंटेंगलमेंट है इज़ ए फंडामेंटली न्यू रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड। ये एक नया रिसोर्स है वर्ल्ड के अंदर that essentially goes beyond classical resources। ये बियॉन्ड है किससे, क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है। ठीक है जी, तो जो मेजर टास्क है क्वांटम कंप्यूटेशन और क्वांटम इंफॉर्मेशन का वो यही है, टू एक्सप्लॉइट दिस न्यू रिसोर्स टू डू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क्स जो कि इम्पॉसिबल हैं और मच डिफ़िकल्ट विद क्लासिकल रिसोर्सेस।
ठीक है जी। तो बेसिकली बेल इनइक्वालिटी जो है ये आपको कहाँ तक लेके जाती है, ये आपको इंटेंगलमेंट तक पहुंचा देती है। और इंटेंगलमेंट जो है ये एक ऐसा फिनोमेन है कि जो क्लासिकल के अंदर डिस्कस नहीं हो सकता, ये क्लासिकल लिमिट से बियॉन्ड है। ठीक है जी। तो ये सारी तो जी बेल्स इनइक्वालिटी हो गई। अब इसके रिलेटेड जो है ये कुछ उसने प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। एक प्रॉब्लम है 2.1, 2.2 और 2.3। अच्छा, इसके अंदर मैंने वो एक चीज़ छोटी सी रह गई थी, वो चले वो मैं कल आपको करवा दूंगा। वो थे एंटी कोरिलेशन इन द EPR एक्सपेरिमेंट। मैंने शुरू में कहा था कि ये एक एग्जांपल थी वो उसकी EPR से रिलेटेड। बहरहाल ये ख़त्म हो गया है, बेल्स इनइक्वालिटी जो है ख़त्म हो गई। अब मैंने आगे जो है वो स्टडी करने शुरू करने हैं सिंगल क्यूबिट ऑपरेशंस। ठीक है, जिसके अंदर फिर हमने ऑपरेशंस को स्टडी करना है और उसमें फिर यूनिवर्सल गेट, C0 गेट, ये इस तरह की सारी हेडमार्ट गेट, ये सारे गेट जो हैं उनको यानी कि ये बेसिकली अब आप आ जाएंगे क्वांटम सर्किट्स के ऊपर। ये अब आप यहाँ तक आप जो है ना, आपने ये जितनी बेसिक्स थी ना इसकी क्वांटम इंफॉर्मेशन की वो स्टडी कर ली। ठीक है, अब हमने इसकी एप्लीकेशंस पे जाना है। एप्लीकेशंस में इंटेंगलमेंट तक हम पहुंच गए बेल्स इनइक्वालिटी से। अब ये जितनी चीज़ें आगे हमने पढ़नी है, ये क्रिप्टोग्राफी, टेलीपोर्टेशन, सुपर डेंस कोडिंग, ये सारी किससे रिलेटेड हैं। और ये जो गेट्स हमने पढ़ने हैं, क्वांटम सर्किट्स पढ़ने हैं, ये सब क्वांटम इंटेंगलमेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब अगला पोर्शन यानी कि फंडामेंटल्स जो हैं वो आज ख़त्म हो गई हैं, अब एप्लीकेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है।